आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 9th 6 चैप्टर हम देखेंगे। तो अब हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देख रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे। फिजिकल मतलब जो बाहर से दिखता है। तो आपको पता ही है कि भारत में माउंटेन्स, प्लेन्स, डिजर्ट्स, प्लेटूज, आइलैंड सब हैं। ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस हैं। और हमारा पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो बहुत एंशिएंट लैंड मास है। हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, ये सब भी हैं। हिमालयन माउंटेन काफ़ी अनस्टेबल है और हिमालय भी काफ़ी यूथफुल टोपोग्राफी को दिखाता है। हम बात करेंगे दोस्तों एक एक चीज़ की। तो अगर हम अपने फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करें तो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। बहुत ध्यान से आप इनको एक एक को समझिएगा। सबसे पहले जहां से भारत शुरू होता है वो है हमारा हिमालय। तो सबसे पहले तो है हमारा हिमालय। हिमालय को भी हम बेसिकली अपर हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, इसमें हम डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट है बेसिकली हिमालय पे, तो वो भी हम देखेंगे। नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ तक जाता है, ठीक है। उसके बाद हिमालय से नीचे आएंगे तो आपके आता है नॉर्दर्न प्लेन्स, सेकेंड पार्ट। नॉर्दर्न प्लेन आपका वही यूपी, बिहार और गंगा ब्रह्मपुत्र जो पूरा का पूरा डेल्टा बनाती है। ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन है। क्यों फर्टाइल है इसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी, यहाँ पे आपको गंगा नदी मिलेगी, तो सब कुछ मतलब खेती के लिए बढ़िया। फिर आपका पेनिनसुलर प्लेटू, नॉर्दर्न प्लेन से आप नीचे आइए तो आपको मिलेगा आपका पेनिनसुलर प्लेटू। देन आपका डेजर्ट, थार डेजर्ट हो गया, कच्छ हो गया, ये सब हमारे डेजर्ट एरियाज हैं। देन आपका कोस्टल प्लेन्स, देन आपका आइलैंड्स। तो हम इन 6 की 6 चीजों को जानते हैं। याद रखिएगा, अभी हम इन 6 की 6 चीजों को आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी इंडियन ज्योग्राफी का एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं हिमालयन माउंटेन की बात करें तो आपको पता है कि हिमालयन माउंटेन्स आर फोल्डेड माउंटेन्स। फोल्डेड माउंटेन्स क्या होती है? ये प्लेट्स जो हैं, जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं, दूर भी जाती है, बाहर भी जाती है। तो अब यहां पे ये प्लेट जो है वो इसमें सबडक्ट करेगी तो ये ऊपर उठेगा ना। तो ये होती है हमारी फोल्ड माउंटेन्स। एल्प्स और हिमालय ये हमारी ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं, मतलब फोल्ड माउंटेन है ये और ओल्डेस्ट भी है। तो ये अगर बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट, जैसे ये हिमालय है ना, ये वेस्ट साइड से शुरू होगा, पूरा ईस्ट तक जाएगा, ठीक है ना, कवर करते हुए नॉर्थ ईस्टर्न साइड को। हिमालय काफी लॉफ्टी है। और देखिए यहां पे दिखा होगा, ये देखिए ये है आपका हिमालय और ये एक यहां से होता हुआ पूरा का पूरा का पूरा का पूरा का पूरा ये यहां पे शार्प एज बनाता है एकदम। ये अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट एकदम शार्प एज लेता है। और जैसे जैसे माउंटेन, जैसे यहां पे तो काफी चौड़ा है हिमालय, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है ना, पतला होता जाता है, सकरा होता जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर की है। विड्थ जो है वो 400 किलोमीटर की है कश्मीर में, और अरुणाचल प्रदेश में काफी कम है, 150 किलोमीटर की है। ये आप देख सकते हैं। ये हमारे आपको 6 फिजियोग्राफिक डिविजन आपको दिख गए। अभी मैं बताता हूं। ये पूरा का पूरा आपका है पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन, हिमालयन रेंज, जहां से भारत शुरू होता है। दूसरा है आपका ये नॉर्दर्न प्लेन्स, ये है आपका सेकंड। तीसरा आपका ये है डेक्कन प्लेटू, ये वाला पूरा का पूरा एरिया, ये है आपका तीसरा। चौथा है आपका ये थार डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसमें कच्छ भी आ जाता है। पांचवा है आपका, ये देख सकते हो ना, कोस्टल लाइंस, कोस्ट। छठा है आपका आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार और मतलब लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये 6 हमारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। तो अब हिमालय 3 पैरेलल रेंजेस में बटा हुआ है। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये ऐसे 3 रेंजेस हैं। ये आप देखो, एक ये, फिर उसके बाद ये बहुत लंबी गई, वैसे टोटल 4 हैं। ये अपर वाली को एक कैलाश रेंज बोला जाता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसकी। तो नॉर्दर्न रेंज को, जो सबसे नॉर्थ, उसको ग्रेटर या इनर हिमालयाज या फिर हिमाद्री बोला जाता है, समझ रहे हो। और ये मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है जिसमें सबसे बड़ी बड़ी पीक्स आपको मिलेगी। एवरेज हाइट यहां पे 6000 मीटर है। जितनी भी हिमालयन पीक्स है इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट आपको यहीं पे ही मिलेगी, ठीक है। और ये क्योंकि देखिए फोल्ड इस तरीके से है, ये ऐसे 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 पहाड़ हैं, तो ये एसिमेट्रिकल इन नेचर है। सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। ग्रेनाइट से ये बना हुआ है, समझ रहे हो। और सालों साल यहां पे बर्फ गिरती है। ये देख सकते हो ना आप, ये आपका है इनर हिमालयास, समझ रहे हो, जिसको हम, ये सबसे बड़ी है, ये देखो आप,
ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। फिलहाल अभी हम और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हिमाद्री से नीचे आता है उसको कहते हैं हिमाचल या फिर लेसर हिमालयास। इसमें आपको कंप्रेस्ड या अल्टर्ड रॉक्स, देखिए सबसे ऊपर जो हिमालय आता है वो बहुत बड़ा है, उसमें काफी बड़ी बड़ी पीक्स आपको मिलेंगे। उसके नीचे थोड़ा सा छोटा, तो वहां पे लोग रहेंगे। इसका एल्टीट्यूड कम है, 3700 से 4500 मीटर तक है। विड्थ 50 किलोमीटर की है। पीर पंजाल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है और बहुत ही लंबी रेंज है। धौलाधार और महाभारत रेंजेस ये प्रोमिनेंट है। यहां पे जम्मू एंड कश्मीर में लेसर हिमालय हिमाचल आता है, और हिमाचल प्रदेश को ये लेसर हिमालय जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश लेसर हिमालय में ही आएगा। कांगड़ा कुल्लू वैली ये है। अब कांगड़ा कुल्लू वैली कश्मीर ये सब शानदार हिल स्टेशन है, धरती का स्वर्ग इसको बोला जाता है। समझ रहे हो? ये देखो ये पूरा का पूरा कश्मीर से शुरू है ये, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश को कवर करता है। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे आता है आउटर मोस्ट, इसको कहते हैं शिवालिक्स। शिवालिक्स की विड्थ ज्यादा नहीं है, 10 से 50 किलोमीटर तक ही है। एल्टीट्यूड भी कम है, 900 से 1100 किलोमीटर तक मीटर तक सॉरी। ये रेंजेस में अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, मतलब जो कंसोलिडेट नहीं हो पाए हैं, मतलब ऐसे बिखरे हुए आपको कंकड़ पत्थर मिलेंगे। अब उत्तराखंड वाला जो एरिया है वो इसी में ही आता है। समझ रहे हो? तो ये जो रेंज है, अब जैसे हिमालय नदी से, मैं अभी आपको यहां पे इसको बताता हूं, हिमालयन रिवर सिस्टम में ये हिमालय है, ठीक है। अब ये पहाड़ है, तो अब यहां गंगा यमुना यहीं से ओरिजिनेट होती है, तो ये नदियां यहां से जब आती हैं, ठीक है, यहां पे जब नदी आएगी तो आप समझो अपने साथ खूब कंकड़ पत्थर लेके आएगी। तो ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है। और ये जो नॉर्दर्न जो आपका आउटर मोस्ट है हिमालय, जिसको शिवालिक्स बोलते हैं, यहां पे ये कंकड़ पत्थर लेके डिपॉजिट भी करती है। इसीलिए यहां पे आपको एवल्यूवियम हमको देखने को काफी ज्यादा मिलता है। अब इनके बीच में यहां जो इस शिवालिक्स में आपको वैली मिलेगी, वैली आप समझते हो ना कि ये दो पहाड़ के बीच के जगह, ये घाटी, वैली घाटी कहते हैं, ये पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है, ठीक है। तो अब ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं हम दून, जैसे देहरादून, पटली दून, कोटली दून, ठीक है, इनको कहते हैं हम दून। लॉन्गिट्यूडनल वैली जो होती हैं बिटवीन द लेसर हिमालयास एंड दी शिवालिक्स। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल हिमालयस की बात करें तो वो रीजन्स में भी डिवाइडेड है, और ये रीजन्स रिवर से डिवाइडेड है। जैसे जो इंडस और सतलेज के बीच में जो रीजन आता है उसको कहते हैं पंजाबी हिमालय, कश्मीर जिसको बोला जाता है। ऐसे ही हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली रिवर, काली और तीस्ता रिवर नेपाली हिमालय, तीस्ता और देहांग रिवर आसाम हिमालय। तो समझो कि हमने 3 में तो डिवाइड किया ही है, साथ ही साथ रीजन्स में भी इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब देखो हिमालय जाता जाएगा, देहांग गॉड जो कि अरुणाचल प्रदेश में नदी है ना देहांग, वहां से एकदम शार्प टर्न लेता है, समझ रहे हो, और फिर वो ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ आता है। इसको कहते हैं पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स या फिर माउंटेन्स। पूर्वांचल बोला जाता है ना, ईस्टर्न हिल्स। ये नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट्स पे चलती हैं, मोस्टली कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन्स। डेंस फॉरेस्ट आपको मिलते हैं, पटकई, नागा, मणिपुर, मिजो हिल्स। सर समझ नहीं आया, क्या बता रहे हो? अभी बताते हैं बेटा। ये देखो, गॉर्ज मतलब होता है खाई, बहुत ऊंची जगह। कैनियंस और गॉर्जेस आपने सुना होगा ना। हिमालय यहां पे आता है, ऐसे देखो हिमालय यहां पे जा रहा है। ये शार्ट टर्म लिया इसने, शार्प टर्म, इसी को कहते हैं देहांग गॉर्ज। ये अरुणाचल प्रदेश है। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है ना, ये आपको दिख रहा है ना, यही है, ये इसको कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। ये आपको खूब सारे, ये जो आपको रेंजेस मिल रही है ना, आपको पहाड़ मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ होते हैं, ठीक है ना। यही जो आपको दिख रहा है ना, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स, पटकाई हिल्स, ये आपको यहीं पे ही मिलेगी। उसके बाद आता है आपका नॉर्दर्न प्लेन। अब नॉर्दर्न प्लेन, हिमालयन रिवर, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 रिवर्स हिमालय से निकलती हैं। ये जब आती हैं पहले तो पहाड़ों से बहुत तेजी से आएंगी, लेकिन धीमे धीमे इनकी रफ्तार कम होगी। अब ये अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आती हैं,
और यही कंकड़ पत्थर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको जो बहुत ही फर्टाइल बनाता है। अब यहां पे जो मिट्टी है, क्योंकि भाई मिट्टी है ऑलरेडी, ये इतनी सारी चीजें लेके आ रही है, तो इसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ये जो एलुवियम है जो ये डिपॉजिट करती जाती है, यही इसको बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाता है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इट्स अ वेरी वेरी वास्ट बेसिन। 2400 किलोमीटर तक का ये बेसिन है। 240 से 320 किलोमीटर तक ब्रॉड है। और यहां पे आपको सॉइल कवर तो शानदार मिलेगा ही, वाटर सप्लाई, फेवरेबल क्लाइमेट। भारत के सारे मतलब ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इसी नॉर्दर्न प्लेन में आपको देखने को मिलेगी। दिख रहा है ना आपको, ये आपका पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन है। ठीक है, ये वाला पूरा यूपी आ गया इसमें, बिहार आ गया इसमें, बंगाल आ गया इसमें, ये है आपका नॉर्दर्न प्लेन। और क्योंकि यहां पे खेती बहुत बढ़िया होती है तो भारत इसी से ही चलता है। ये देखिए आप, इसको इंडो गैंजेटिक प्लेन भी बोला जाता है, क्योंकि गंगा नदी जाती है ना भाई। गंगा, भागीरथी और अलकनंदा जो है वो जब मिलती हैं कर्णप्रयाग में तो वो गंगा बनाती है ऐसे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर गंगा जो है वो उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, फिर बिहार से होते हुए बंगाल में फिर जाती है, और उसके बाद फिर फाइनली हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। अब देखिए, ये है आपकी गंगा। देखो ये आप देख रहे हो कि यहां से निकल रही है, ठीक है। ये इंडो गैंजेटिक, ये गंगा यहां से हालांकि निकलती है, ठीक है। और इधर पे फिर यहां पे मिलती है भागीरथी और अलकनंदा। गंगा इसको वहां पे भागीरथी और अलकनंदा जहां पे मिलती है उसी को ही गंगा बोला जाता है। तो अब गंगा, ये देखो आप, यहां से होते हुए पूरा यूपी को कवर करते हुए, बिहार को कवर करते हुए इधर से आ रही ब्रह्मपुत्र, ठीक है, मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र। अब देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल रही हैं। अब ये बे ऑफ बंगाल जाने से पहले बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है। यहां पे बनता है डेल्टा, इसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, और ये है आपका बे ऑफ बंगाल। यहां पे गिरती है ये नदी, समझे आप। अब एक फर्क समझ लो, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब ट्रिब्यूट। तो जैसे ये गंगा है, अब एक नदी यहां से मिली आकी, एक नदी यहां से मिली, एक नदी यहां से मिली, एक, तो ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। ट्रिब्यूटरी मतलब अपने पानी को गंगा में दे रही हैं, गंगा से मिल रही हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है ये जो खूब सारी नदियों में बढ़ जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, समझ रहे हो। तो ये कंफ्यूजन मत रखना, कई बार ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो वही है कि देखिए, रिवर के दो चीजें हैं। अगर आप रिवर की ज्योग्राफी देखो, हालांकि अभी हम फिजिकल ज्योग्राफी में इसकी बात करेंगे। रिवर की क्या, देखिए कोई भी लैंडफॉर्म बनता कैसे है। कोई भी लैंडफॉर्म्स अगर आप बनाओगे तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है इरोजन, दूसरा होता है डिपोजिशन, ठीक है। इरोजन मतलब होता क्या है, इरोजन मतलब जो कंकड़ पत्थर इरोजन हो रहे हैं हवा की वजह से, पानी की वजह से, वेदर की वजह से, वो इरोड होते जा रहे हैं। अब डिपोजिशन मतलब जब ये जैसे नदी है तो नदी क्या करेगी, इरोड करेगी, माउंटेन्स को इरोड करती रहती है लगातार। पहाड़ को नदी के बीच में खड़े कर दो, पहाड़ काट देगी। भाई आप ये समझो कि आपने जब नैनीताल जाओ, किसी हिल स्टेशन जाओ, तो जब आप नीचे देखोगे तो ऐसे हल्की हल्की नदी बहती रहती है। आप ऊपर से जा रहे हो, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, तो ये बीच में नदी बहेगी। आपने देखा होगा कंकड़ पत्थर से होते हुए, ये पहले पूरा पहाड़ था, नदी यहां पे आई, लेकिन नदी जैसे पहाड़ ने नदी को रोक लिया, तो नदी जो है ना वो पहाड़ को काट देगी। आप समझ रहे हो। और उसके बाद फिर अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके डिपॉजिट करती है। ये डिपोजिशनल फीचर, यही तो लैंडफॉर्म बनाता है, समझ रहे हो। तो नदी बेसिकली जो रिवर्स आ रही है नॉर्दर्न माउंटेन से, दे आर बेसिकली डिपोजिशनल वर्क, दे आर डूइंग डिपोजिशनल वर्क, वो सब डिपॉजिट करती जा रही हैं। तो स्लोप की वजह से, क्योंकि जब प्लेन्स पे आएंगी तो स्लोप कम होता है भाई, सिंपल सी बात है ना। ये है आपका पहाड़, यहां पे स्लोप ज्यादा है, बहुत तेजी से नदी आएगी, लेकिन जैसे जैसे यहां पे आएंगी तो स्लोप कम होगा ना, तो धीमे धीमे स्लो होंगी ये। और यहां पे ये रिवरइन आइलैंड्स बनाती है ये, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो इसको हम बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। वेस्टर्न पार्ट को पंजाब प्लेन बोला जाता है। पंजाब, 5 नदियां पंजाब में, लैंड ऑफ 5 रिवर बोलते हैं। अब सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो यहां पे मिलती है। इंडस भी हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है। भारत के 2 रिवर सिस्टम है, एक है हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। जो पेनिनसुलर इंडिया, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, ये सब पेनिनसुलर इंडिया में होती हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो लार्ज पार्ट ऑफ जो है ये पाकिस्तान में ही आपको मिलेगा। इंडस ज्यादातर पाकिस्तान में, अरेबियंस पाकिस्तान से होते हैं, अरेबियन सी में गिरती है। अब इंडस की ट्रिब्यूटरी है झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलज। ये भी हिमालय से ही ओरिजिनेट होती हैं और ये सिंधु नदी से जाके मिल जाती हैं। अब ये चेनाब, रावी और इन रिवर के बीच की जो जगह होती है जहां पे ये मिलती हैं, इनको कहते हैं दोआब।
समझ रहे हो? अब गंगा प्लेन आप देख लो, घाघर और तीसरा रिवर के बीच में एक्सटेंड करता है। नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सबको कवर करेगा, जो मैंने आपको बताया। अब अगर इस तरीके के वेरिएशंस की बात करें तो इसको आप 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज, ये जो रिवर्स है जब ये माउंटेन से आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे पत्थर कंकड़ लेके आती हैं। 816 किलोमीटर की बेल्ट है ये। देखो, इसको भाबर कहते हैं। भाबर मतलब खादर और भाबर, ये देख सकते हो ना, ये अभी मैं आपको बताता हूं। भाबर मतलब होता है कि जैसे नदी आई तो अपने साथ कंकड़ पत्थर ढेर सारे लेके आई। अब उसने 8 से 16 किलोमीटर पे ये कंकड़ पत्थर डिपॉजिट कर दिए। यहां पे कोई स्ट्रीम आएगी ही नहीं। इसको, इस एरिया को कहते हैं भाबर। ठीक है, दूसरा है तराई। तराई मतलब क्या है कि जब आप भाबर से नीचे जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो स्ट्रीम और रिवर्स, जो स्ट्रीम गायब हो गई थी वो नीचे जाके वापस उगेंगी, मतलब वापस उदय उनका होगा और रीइमर्ज होंगी, मिलेंगी। ये वेट, स्वैम्पी और मार्शी रीजन बनाता है, जिसको कहते हैं तराई। अब क्योंकि भाई ये वेट है, स्वैम्पी है, तो यहां पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगी। अब उसके बाद एलुवियल सॉइल की बात करते हैं। एलुवियल सॉइल भी 2 में डिवाइडेड है, एक है भांगर, एक है खादर। खादर की बात करें तो यंग डिपॉजिट्स, जैसे जैसे नदी आती रहती है, फ्लड प्लेन समझ रहे हो ना, नदी के अगल बगल का हिस्सा, ठीक है, तो जहां जो बहुत ही फर्टाइल है, तो वहां पे देखिए जो नदी नई नई डिपॉजिट्स लेके आएंगी उनको कहते हैं न्यू एलुवियल सॉइल, जिसको खादर के नाम से जाना जाता है। हर साल देखिए, हिमालयन रिवर सिस्टम में हर साल पानी होता है, पेरिनियल रिवर्स है। पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स है वो पेरिनियल नहीं है। पेरिनियल मतलब क्या, जहां पे हर साल, पेरिनियल मतलब हर साल पानी रहे। पेरिनियल स्नो बोले तो हर साल स्नो बरसता रहे, मतलब हर साल बर्फबारी हो, सालों साल बर्फ से ढका रहे, सालों साल पानी रहे नदियों में, उसको कहते हैं पेरिनियल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहली बात तो हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालय से ही पानी लगातार आता रहता है, ग्लेशियर से पानी लगातार आता रहता है। दूसरी चीज बारिश जो है वो पानी सप्लाई करता है। लेकिन पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो वहां तो कोई ग्लेशियर है ही नहीं, तो इसीलिए वो जब बारिश होती तब तो लबालब भरी रहेंगी, लेकिन जब बारिश नहीं हुई तो सूख जाती है, तो वो पेरिनियल नहीं है। अब जो ओल्ड एल्यूमिनियम डिपॉजिट्स है उसको कहते हैं भांगर। ये फ्लड प्लेन्स के ऊपर होता है, टेरेस लाइक फीचर इसका होता है। अब बात करते हैं पेनिनसुलर इंडिया की। पेनिनसुलर प्लेटो की बात करें तो आपको इसमें ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेंगी। बहुत ही हार्ड है, यहाँ पे ब्लैक कॉटन साइल आपको देखने को मिलेगी, शैलो वैलीज है, हिल्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी बात नहीं, यहाँ पे भी तो हिल्स है ना, काफी हिल स्टेशन है। लेकिन वही है कि बेसिकली आपको ये यहां पे कोई ग्लेशियर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम गोंडवाना लैंड पे आते हैं। पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, पैंजिया, पूरा लैंडमास जो था वो एक ही था। बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, मतलब आइलैंड जो है, जो जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था वो टूटा, तो ऑस्ट्रेलिया से भी हमसे लगा हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया कट के अलग हो गया। तो अब ये जो आइलैंड्स का टूटना हुआ, मतलब जो जमीन का टूटना हुआ, उसी की वजह से हम देखते हैं कि हमारे पेनिनसुलर प्लेटो का निर्माण हुआ। अब टूटने की वजह से भयंकर लावा निकला, तो इसीलिए हमको यहां पे इग्नियस रॉक्स भी देखने को मिलते हैं। लावा गिरा, ठंडा हुआ, रॉक्स के बारे में बताया था। तो पूरा का पूरा डेक्कन प्लेटो इस तरीके से बना है। बहुत बड़े पहाड़ तो यहां पे नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ पहाड़ मिलते हैं अच्छे खासे। 2 डिविजन है यहां पे, एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स है और एक डेक्कन प्लेटो है। अब वो पेनिनसुलर प्लेटो जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर है उसको कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। यहां पे आपको विंध्यन रेंज मिलेगी, सतपुरा रेंज आपको साउथ में मिलेगी और अरावली आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगी। वेस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है वो ये, मतलब जो अरावली का, ये पूरा राजस्थान तक जाती है। अरावली हमारी ओल्डेस्ट रेंज है ना, बहुत सारी नदियां आपको मिलेगी, चंबल, सिंध, बेतवा, किन, यहां से ओरिजिनेट होती हैं। सेंट्रल हाईलैंड काफी ज्यादा चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे आप ईस्ट में जाते जाएंगे ये पतला होता जाएगा। बुंदेलखंड और बागेलखंड, आपको जो झांसी वाला एरिया है ना, ये सेंट्रल एरिया, एमपी वाला एरिया सेंट्रल हाईलैंड्स में आता है। छोटा नागपुर प्लेटू जिसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं, अगेन वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। यहां पे दामोदर रिवर गिरती है, ये है आपका छोटा नागपुर प्लेटू। डेक्कन प्लेटू है, पहले हम सेंट्रल हाईलैंड का आपको मैप में दिखा दूं। ऐसे ये तो चलिए मैंने पढ़ दिया, लेकिन जब तक आपको मैप में नहीं दिखाऊंगा तब तक मजा नहीं आएगी, बहुत पीछे जाना पड़ेगा यार।
अब देखो, ये है आपका सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, जो आपको डार्क में दिख रहा है। ज्योग्राफी बिना मैप के मत पढ़ा करो, मजा नहीं आएगी, समझ ही नहीं पाओगे, रट्टाफिकेशन। यही है आपका डेक्कन प्लेटू, समझ रहे हो, मतलब ये पेनिसुलर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू कह रहा हूं। अब इसमें नर्मदा नदी है ये, ठीक, इसके ऊपर का ये वाला एरिया, इसको कहते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड्स, और बाकी ये नीचे का एरिया बहुत गंदा हो गया इसमें, मैं अब दिखा देता हूं। ये नर्मदा रिवर है, तो ये वाला जो एरिया है यही है आपका सेंट्रल हाईलैंड, और ये वाला जो एरिया है ये है आपका डेक्कन प्लेटू, समझ रहे हो। तो ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है। तो अब इसमें देखो मालवा प्लेटू, जिसमें एमपी मध्य प्रदेश आता है, ये आपकी विंध्यन रेंज है, ये आपकी नीचे सतपुड़ा रेंज है। यहां पे सतपुड़ा रेंज में आप गए हो कि नहीं, एमपी में बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है पचमढ़ी। और फिर ये आपकी अरावली रेंज है। अब ये अरावली पूरा राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक गई है, धीमे धीमे ये पतली होती जाती है, और जैसे ये रेंज जो है ना, जैसे जैसे ईस्ट में जाएगी वैसे वैसे ये रेंज जो है पतली होती जाएगी। ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू है ना, यहां पे आपका झारखंड और आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है। ये वाला एरिया सबसे ज्यादा मिनरल रिच है यहां पे, क्योंकि प्लेटू में आपको मिनरल्स मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत सारे खनिज आपको मिलते हैं। डेक्कन प्लेटू देख लिया हमने, वही ट्रायंगुलर मास है ये। रुको, ये वाला जो एरिया है ना, ये है भारत का, ये है आपका डेक्कन प्लेटू, ठीक है। तो यहां तो ब्रॉड है, लेकिन धीमे धीमे ये पतला होने लगता है। तो अगर आप जाएंगे नॉर्थ में तो आपको महादेव, कैमूर हिल्स और मैकाल हिल्स इसकी ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ठीक है। मतलब जो सतपुड़ा रेंज हमने देखी, ये सतपुड़ा रेंज हमने देखी ना, तो ये डिवाइडेड है महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज में। डेक्कन प्लेटू की बात करें तो ये वेस्ट में तो आपको हाई मिलेगा, जैसे ये वेस्ट एरिया ना, यहां तो डेक्कन प्लेटू आपको हाई मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप जाएंगे ईस्टवर्ड स्लोप, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चलो मैं यहीं से ही आपको बता देता हूं। जैसे ये हमारा भारत है, देखो भारत का मैप में बहुत, वाह क्या बात है, ठीक है। तो ये देखो है ना, ये आपका डेक्कन प्लेटू। अब आप ये देखो कि ये यहां पे ईस्ट में ब्रॉड है, लेकिन स्लोप इधर की तरफ है, ढलान इधर की तरफ। ये देख रहे हो ना, ये ढलान है, स्लोप है यहां पे हल्का सा, तभी सारी की सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं सारी की सारी नदियां आपको यहीं पे, क्योंकि भाई ये ढलान है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। खाली नर्मदा और ताप्ती ये अरेबियन सी में गिरती है, क्योंकि ढलान यहां पे इस तरफ है, समझे आप। तो ये आपका डेक्कन प्लेटू है। अब अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इसको मेघालय, कार्बी एंग्लोंग और नॉर्थ कचार हिल्स भी बोला जाता है। कचार हिल्स में काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था ना, छोटा नागपुर प्लेटू में जो फॉल्ट है वहां से सेपरेटेड है। अब यहां पे भी आपको तीन इंपॉर्टेंट, वेस्ट टू ईस्ट में आपको तीन इंपॉर्टेंट हिल रेंज दिखेंगी, गारो, खासी और जैंतिया। यहां पे जब आप जाओगे ना नॉर्थ ईस्ट में, तो गारो, खासी और जैंतिया इधर साइड से ये भी आपको देखने को मिलेगी, समझ रहे हो आप। और ये आपका ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स है। अब वेस्टर्न घाट जो है आप देख ही सकते हो कि इट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोट्स, ये कंटिन्यूअस है। एवरेज एलिवेशन 900 से 1600 मीटर है। एलिवेशन यहां का ज्यादा है, ईस्टर्न घाट्स का एलिवेशन कम है। भाई एलिवेशन ज्यादा होगा ना, आप खुद समझो, थोड़ा सा ध्यान देना, ज्योग्राफी थोड़ा सा दिमाग लगा के समझो, अपने आप समझ में आएगी। वेस्टर्न घाट्स का एलिवेशन ज्यादा है, मतलब ऊंचाई ज्यादा है। ईस्टर्न घाट्स का कम होगा, तभी तो स्लोप यहां पे है ना। एक बात बताओ, ये ऊंचा है कि ये ऊंचा है? ये ऊंचा है ना, तो इसीलिए तो स्लोप इस तरफ है। तो भाई जाहिर सी बात है, ये वेस्टर्न घाट्स ऊंचा है तभी स्लोप यहां पे, तभी नदियां जो है यहां बहेंगी, है कि नहीं। तो यहां पे एवरेज एलिवेशन जो है वो 900 से 1500 किलोमीटर तक का है, 1500 मीटर तक का है, और यहां पे 600 मीटर तक का ही है जो एवरेज एलिवेशन है। तो ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी वैली से पूरा नीलगिरी साउथ तक जाता है, ये डिसकंटिन्यूअस है। जैसे देखो वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस दिख रहे हैं ना आपको, इसलिए क्योंकि यहां पे ज्यादातर नदी ड्रेन ही नहीं होती।
ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि ये और ये पूरा साउथ तक नीलगिरी माउंटेन तक गया है। इसका ये इसलिए है क्योंकि भाई ये देखो ना, ये सारी नदियां तो यहां से गिरती है ना, तो ये काटती हैं, ये इसको काटती जाती हैं, जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूअस हो गया है। समझ रहे हो? तो ये चीज है। वेस्टर्न घाट जो है वहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक वही जो माउंटेन पे होगी, ठीक है, एक साइड में रेनफॉल होगी, ज्यादातर मॉइस्चर यहां पे स्लोप से टकराती हैं और अपना पूरा का पूरा जो मॉइस्चर है जो प्रेसिपिटेट यहीं पे ही हो जाती है, ठीक है। और नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स डिक्रीजेस। हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी है, दादोबट्टा है, महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची है, पीक है, ठीक है ना। तो अनाईमुड़ी जो आपकी केरल में है, दादोबट्टा की तमिलनाडु में है, ये आप देख सकते हो। यहां से एलिवेशन जो है ये यहां पे आपको बहुत ऊंची ऊंची, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो डिक्रीज होती रहेंगी। ये है आपका वेस्टर्न घाट्स। और ये कोंकण रूट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। कोंकण रूट्स में जब आप जाओगे मजा ही आ जाएगी। तो शेवरॉय हिल्स, जावड़ी हिल्स जो है ये ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। ऊटी जो है, कोड़ई कनाल जो है ये ईस्टर्न घाट्स में पड़ेगा। ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ब्लैक कॉटन सॉइल, कॉफी के लिए, कॉटन के लिए बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन है ना, तो रॉक्स इग्नियस, मैंने बताया ना कि यहां से लावा निकला था और इसी लावा ने खूब सारी रॉक्स को बनाया और ये बड़ी ठोस रॉक्स होती हैं और धीमे धीमे द रॉक्स हैव डिन्यूडेड और ब्लैक सॉइल यहां पे बनी। अब इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं। इंडियन डेजर्ट अरावली के वेस्ट साइड में आता है, ठीक है, और सैंडी प्लेन है, बारिश होती नहीं, 150 मिलीमीटर पर ईयर, दैट्स इट। एरिड क्लाइमेट है, लो वेजिटेशन है। थार डेजर्ट जो पूरा राजस्थान का एरिया कवर करता है और इधर फिर गुजरात का भी एरिया कवर करता है। लूनी जो है ये ओनली रिवर है, लूनी आपको, इट इज द ओनली डेजर्ट रिवर, और ये रन ऑफ कच्छ में कहीं गिरती नहीं है, ये रन ऑफ कच्छ में ही खो जाती है। इतना पानी ही नहीं है लूनी में कि ये समुद्र तक जा पाए, और रन ऑफ कच्छ में ही खो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि आपको बहुत सारे बर्चांस मिलेंगे, जो ड्यून्स होते हैं ना, जो ऐसे आपने देखा, मैंने ड्यून्स के बारे में वैसे आपको बताया था कि ये जो रेगिस्तान में ना ये इस तरीके से जो ऊपर नीचे होता है, ये ड्यून्स है ना, तो ये होते हैं ड्यून्स। ये बहुत बार चांस आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाता है ये जैसलमेर। जब आप जैसलमेर जाएंगे तो आपको बहुत सारे बार चांस आपको देखने को मिलेंगे, ये हैं, ठीक है ना, ये सारे बार चांस है, ये ड्यून्स। कैमल जो है दैट इज नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट। देन देयर इज कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटू, आपको कोस्ट देखने को मिलेगा, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न कोस्ट जो है वो वेस्टर्न घाट्स के बीच में दबा हुआ है, अरेबियन सी के बीच में दबा हुआ है, और उसमें 3 सेक्शंस आपको मिलते हैं। एक तो कोंकण, मुंबई, गोवा, देन देयर इज सदर्न मालाबार कोस्ट, ठीक है, सेंट्रल स्ट्रेच, कन्नड़ प्लेन, ये 3 आपको देखने को मिलते हैं। ये देख सकते हो ना, ये है आपका कोंकण, इसके नीचे जाओगे तो सेंट्रल, और इसके नीचे जाओगे तो ये है मालाबार स्ट्रेच, ठीक है। ये है आपका वेस्टर्न, मतलब वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न घाट्स हैं और अरेबियन सी इसके बीच में दबा हुआ है, और ये है आपका ईस्टर्न कोस्ट। तो प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल काफी ज्यादा वाइड है। अगर आप वेस्टर्न घाट्स की बात करें या वेस्टर्न प्लेन्स की, मतलब वेस्टर्न कोस्ट की बात करें, तो वो इतना वाइड नहीं है। इसको नॉर्दर्न सरकार भी बोला जाता है। सदर्न पार्ट को, ये वाले पार्ट को कोरमंडल कोस्ट बोला जाता है, ठीक है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहां पे डेल्टा बनाती है। चिल्का बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, उड़ीसा में चिल्का लेक है ना, भारत की सबसे बड़ी लेक, सॉल्टी लेक है ये चिल्का। आइलैंड्स आपको मिलेंगे, आइलैंड्स हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप आइलैंड मैंने बताया कि अगर आप इधर साइड जाओगे, यहां पे आपके लक्षद्वीप आइलैंड है, और यहां ये जो है ये आपके अंडमान एंड निकोबार, ये आपके लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। 1973 में इनको लक्षद्वीप बोला गया था। बहुत छोटा है ये, 32 स्क्वायर किलोमीटर का ही है। कावरत्ती जो है यहाँ का मेन आइलैंड है, ज्यादातर लोग यहाँ पे रहते नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये है छोटा सा आइलैंड कावरत्ती। उसके बाद आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिलेगा, ये काफी बड़ा है, यहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं, सेल्यूलर जेल है, पहले इसको काला पानी बोला जाता था। अंडमान एंड निकोबार मतलब साउथ में आपको, नॉर्थ में आपको अंडमान मिलेगा और साउथ में आपको निकोबार मिलेगा। तो ये आइलैंड हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेवी का बेस आपको यहां मिलेगा।
बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, अक्सर लोग अपना हनीमून मनाने जाते हैं। ये आप देख सकते हो नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये साउथ अंडमान। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है, तो आप भी जाना घूमने। तो ये इंडियन ज्योग्राफी अभी तो शुरुआत हुई है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।